नमस्कार। आज हम एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना पर बात करने जा रहे हैं जो बांग्लादेश से सामने आई है। और ये सिर्फ एक घटना नहीं है। हमारे पास जो भी जानकारी है जी न्यूज़ एनडीटीवी से, वो एक बहुत बड़े और खतरनाक पैटर्न की तरफ इशारा करती है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि हम इसकी तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और इसके बड़े मायने क्या हैं। हम्म। तो चलिए शुरू करते हैं। तारीख थी 18 दिसंबर 2025। जगह थी बांग्लादेश का मेमनसिंह जिला। और वहाँ का भालुका उपजिला। हाँ, वहां दीपू चंद्र दास नाम के एक हिंदू व्यक्ति की एक भीड़ ने बेरहमी से हत्या कर दी। ये सुनने में ही इतना भयानक लगता है, लेकिन जो असलियत है, जो डिटेल्स हैं, वो इससे कहीं ज्यादा तकलीफदेह हैं। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। जो शुरुआती जानकारी पुलिस और चश्मदीदों से मिली है, वो क्या तस्वीर पेश करती है। देखिए, जो पहली तस्वीर सामने आई है वो भीड़ की हिंसा का एक, आप कह सकते हैं, क्लासिक लेकिन बेहद क्रूर उदाहरण है। हाँ। दीपू चंद्र दास को एक बहुत बड़ी भीड़ ने घेर लिया। उन्हें लाठियों से, डंडों से, मतलब जो कुछ भी किसी के हाथ लगा उससे तब तक पीटा गया जब तक उनकी जान नहीं चली गई। और ये सब सरेआम हुआ, कई लोगों के सामने। बिल्कुल, कई लोगों की नजरों के सामने। लेकिन हिंसा यहीं पर रुकी नहीं। और यहीं पर ये मामला और भी ज्यादा भयानक हो जाता है। हत्या के बाद भी भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। नहीं, जो रिपोर्ट्स बता रही हैं वो दिल दहला देने वाला है। हत्या के बाद दीपू के शव को पास के एक पेड़ से बांधा गया और फिर उसे आग लगा दी गई। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये एक संदेश देने की कोशिश थी। दहशत फैलाने की कोशिश। हाँ बिल्कुल, अपमान और दहशत फैलाने का एक तरीका। रिपोर्ट्स में दीपू के पिता का एक बयान भी है जो बहुत ही दर्दनाक है। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने बताया कि उनके बेटे के जले हुए सिर और धड़ को बाहर बांधकर लटका दिया गया था। ये अमानवीय है। ये किसी भी समाज के लिए एक चेतावनी है कि कानून का डर वो खत्म हो चुका है। जब शव का इस तरह अपमान होता है तो मकसद सिर्फ एक व्यक्ति को मारना नहीं होता, बल्कि पूरे समुदाय में डर पैदा करना होता है। सही कहा। ये समझना वाकई बहुत मुश्किल है कि कोई भीड़ इस हद तक कैसे जा सकती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दीपू चंद्रदास थे कौन, जिनकी जिंदगी इस तरह छीन ली गई? क्या उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड था कि वो किसी के निशाने पर हो? और यही इस घटना का सबसे दुखद पहलू है। दीपू चंद्रदास एक बिल्कुल आम इंसान थे, एक आम नागरिक। हाँ, उम्र कोई 25 से 27 साल के बीच। वो एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करते थे, पायनियर निट कंपोजिट में। अच्छा। भालुका के डुबालिया पारा में रहते थे और अपनी मेहनत की कमाई से अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। मतलब कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं? कुछ भी नहीं, ना कोई आपराधिक रिकॉर्ड, ना ही वो किसी राजनीतिक या सामाजिक संगठन से जुड़े थे। वो बस करोड़ों लोगों में से एक थे जो रोज काम पर जाते हैं और एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। और शायद यही बात इस घटना को और ज्यादा खतरनाक बनाती है कि निशाना बनने के लिए आपका कोई खास होना जरूरी नहीं है। एक आम इंसान जो बस अपनी जिंदगी जी रहा था। तो फिर इतनी नफरत, इतनी हिंसा, इसकी वजह क्या बनी? रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सब के पीछे एक आरोप था। हाँ, और वो आरोप ही इस पूरी त्रासदी के केंद्र में है। हुआ ये कि एक अफवाह फैलाई गई। कैसी अफवाह? अफवाह ये थी कि दीपू ने कथित तौर पर इस्लाम के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी की है, जिसे आम भाषा में ईश निंदा या ब्लास्फेमी कहते हैं। और ये अफवाह फैल गई। बहुत तेजी से फैली। कुछ ही घंटों में ये बात पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और लोग इकट्ठा होने लगे। लेकिन मुझे ये बात हैरान करती है कि क्या इस आरोप का कोई आधार था, कोई सबूत? क्या किसी ने इसकी जांच करने की जहमत उठाई? यही तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। बांग्लादेश की एक एलीट फोर्स है, रैपिड एक्शन बटालियन यानी आरएबी। वो इस मामले की जांच कर रही है। हाँ। और उनकी शुरुआती जांच में इस बात का एक भी सीधा सबूत नहीं मिला कि दीपू ने ऐसी कोई टिप्पणी की थी। कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कुछ नहीं? कुछ भी नहीं, कोई भरोसेमंद गवाह तक नहीं। चश्मदीदों का भी यही कहना है कि ये सिर्फ एक सुनी सुनाई बात थी, जो एक कान से दूसरे कान तक पहुंचते पहुंचते एक बड़े आरोप में बदल गई। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक अफवाह थी। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक पैटर्न की ओर इशारा करता है ना? बहुत ज्यादा। इससे आप मास हिस्टेरिया या सामूहिक उन्माद का एक रूप कह सकती हैं। अच्छा। जहां आर्थिक हताशा होती है, सामाजिक तनाव होता है, वहां ऐसी अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। लोगों को अपनी समस्याओं के लिए एक आसान बलि का बकरा मिल जाता है। और फिर भीड़ खुद ही कानून हाथ में ले लेती है। हाँ, बिना किसी जांच, बिना किसी सबूत के
सिर्फ एक आरोप के आधार पर भीड़ खुद ही जज, ज्यूरी और जल्लाद बन जाती है। ये कानून के शासन की पूरी तरह से विफलता है। मानवाधिकार पर्यवेक्षकों के लिए तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय होगा। है ही, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे सोशल मीडिया और वर्ड ऑफ माउथ का इस्तेमाल करके किसी को भी कभी भी निशाना बनाया जा सकता है। जब कानून की जगह भीड़ का राज हो जाए तो किसी भी समाज के लिए ये बहुत खतरनाक स्थिति है। तो इस घटना के बाद प्रशासन की तरफ से क्या कोई ठोस कार्रवाई हुई है? देखिए, कार्रवाई तो हुई है। बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसने इस घटना की कड़ी निंदा की है, बयान जारी किए हैं। हाँ, और साफ तौर पर कहा है कि देश में इस तरह की भीड़ की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। ये एक जरूरी बयान है क्योंकि ये सरकार का आधिकारिक रुख तय करता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ बयानों से जमीनी हकीकत बदलती है? वही बात है। और गिरफ्तारियों के बारे में क्या जानकारी है? क्या किसी को पकड़ा गया है? हाँ, आरएबी ने कार्रवाई करते हुए कम से कम 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। ये एक सकारात्मक कदम है। लेकिन यहाँ भी एक सवाल है। क्या ये वो लोग हैं जो सिर्फ भीड़ का हिस्सा थे, या वो भी पकड़े जाएंगे जिन्होंने इस आग को हवा दी? ये बहुत ही अहम सवाल है। अक्सर ऐसे मामलों में उन लोगों को पकड़ा जाता है जो सीधे तौर पे हिंसा में शामिल थे। लेकिन वो लोग कौन हैं जो पर्दे के पीछे से ये खेल खेलते हैं, जो अफवाह शुरू करते हैं, लोगों को भड़काते हैं? बिल्कुल। जब तक उन असली सूत्रधारों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसी घटनाएं रुकना बहुत मुश्किल है। तो अब देखना यही होगा कि ये जांच कितनी गहराई तक जाती है। और इस घटना की गूंज सिर्फ बांग्लादेश तक ही सीमित नहीं रही। इसकी प्रतिक्रिया पड़ोसी देश भारत में भी देखने को मिली। हाँ, और ये स्वाभाविक भी है। भारत में इस घटना के विरोध में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर जैसे नेताओं ने भी इस हत्या की निंदा की और उन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। हाँ, और जवाबदेही की मांग की। देखिए, जब भी पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ ऐसी कोई घटना होती है तो उसका असर सीमा के इस पार भी महसूस होता है। ये दक्षिण एशिया की एक तरह की साझा सामाजिक और राजनीतिक सच्चाई है। बिल्कुल। और इससे ये मामला सिर्फ बांग्लादेश का एक आंतरिक मामला नहीं रह जाता, बल्कि एक क्षेत्रीय चिंता का विषय बन जाता है। तो अगर हम इन सभी टुकड़ों को जोड़कर देखें तो क्या ये एक अकेली अचानक हुई घटना है, या ये किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा है? यही समझना सबसे जरूरी है। और ये कोई अकेली घटना नहीं है। अच्छा। हमारे सभी स्रोत इस बात पर सहमत हैं कि ये हाल के महीनों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाने वाली सांप्रदायिक और भीड़ हिंसा की एक लहर का हिस्सा है। ये एक चिंताजनक ट्रेंड है। इस ट्रेंड के पीछे क्या वजहें हो सकती हैं? क्या देश में इस समय कोई खास तरह का माहौल है? बिल्कुल है। ये घटना एक ऐसे समय में हुई है जब बांग्लादेश में पहले से ही काफी राजनीतिक उथल-पुथल और तनाव का माहौल था। कुछ समय पहले ही एक युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। तो एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। हाँ, और जब किसी देश में राजनीतिक अस्थिरता होती है तो कट्टरपंथी ताकतों को सिर उठाने का मौका मिल जाता है। ऐसे माहौल में नफरत और अफवाहें और आसानी से फैलती हैं। बहुत आसानी से। तो दीपू दास की हत्या शायद इसी अस्थिरता और नफरत भरे माहौल का एक बहुत ही दुखद परिणाम है। तो ये सिर्फ धार्मिक नफरत का मामला नहीं है? नहीं, इसके पीछे सामाजिक और राजनीतिक कारक भी हैं जो ऐसी घटनाओं के लिए एक तरह से जमीन तैयार करते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हमें इसे समझना हो तो हम क्या कहेंगे? सार यह है कि एक अपुष्ट आरोप, एक अफवाह, एक 25-27 साल के युवक की बर्बर हत्या का कारण बनी। और उसे सिर्फ मारा नहीं गया? नहीं, उसके शव को जलाकर पूरे समुदाय को डराने की कोशिश की गई। तो ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं है। ये बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, वहां कानून के शासन की स्थिति और समाज में तेजी से फैल रही नफरत की बीमारी पर एक गंभीर टिप्पणी है। ये दिखाता है कि कैसे अफवाहों और गलत सूचनाओं का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर किया जा सकता है। बिल्कुल। किसी को भी निशाना बनाने के लिए। सरकार ने कार्रवाई की है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रिया हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है, क्या ये भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए काफी होगा, या ये सिर्फ एक और घटना बनकर रह जाएगी जिसे कुछ समय बाद भुला दिया जाएगा? और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जो सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। और वो क्या है? वो ये कि जब कोई अपुष्ट या भड़काऊ जानकारी हमारे सामने आती है, खासकर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या दूसरे ऑनलाइन माध्यमों से,
तो एक व्यक्ति के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हम कितनी आसानी से फॉरवर्ड बटन दबा देते हैं बिना ये सोचे कि हमारे एक क्लिक का नतीजा क्या हो सकता है। बिल्कुल। दीपू दास की कहानी हमें यही दिखाती है कि एक अफवाह या एक आरोप कितनी आसानी से विनाशकारी हिंसा में बदल सकता है। और इसे रोकने में एक व्यक्ति और एक समाज के तौर पर हमारी क्या भूमिका हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।